हेलो, गुड इवनिंग्स ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कलेक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे थे कि ब्लड कलेक्शंस कैसे करते हैं, कौन कौन से साइट से पेशेंट्स का ब्लड कलेक्शंस किया जाता है, किस किस टाइप्स के हमारे लेबोरेटरी में पेशेंट्स अवेलेबल्स होते हैं। जैसे कि हो सकता है हमारे लेबोरेटरी में ओल्ड एज का पेशेंट्स आ सकता है, हेल्दी पर्सन्स का भी आ सकता है, एडल्ट्स भी आ सकता है, चिल्ड्रन भी आ सकता है, इन्फेंट्स और न्यू बॉर्न बेबी भी आ सकता है। तो इन सारे पेशेंट्सों का ब्लड सैंपल्स हम कैसे कलेक्ट करेंगे, किन किन साइटों से करेंगे, ब्लड सैंपल्स कलेक्शन करने के पहले पेशेंट्स को सबसे पहले प्रिपेयर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला यह है कि ब्लड ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने से पहले पेशेंट्स को हमें प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करने के बाद ही हमें पेशेंट्स का ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करना है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा टेस्ट एडवाइस किया गया है और कितना अमाउंट्स में ब्लड चाहिए, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप्स चाहिए या फिर 1 ml 2 ml चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेशेंट्स को प्रिपेयर करेंगे कि हमारे पास लेबोरेटरी में जो भी पेशेंट्स आ रहा है उसके पहले वो प्रिपेयर होके आए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा कौन सा है, पेशेंट्स प्रिपरेशंस का, कि हमें सबसे पहले सैंपल्स कलेक्शंस करने के पहले पेशेंट्स को हमें प्रिपेयर करना है। कह रहा है कि फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द पेशेंट्स। पेशेंट्स को कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कलेक्शंस करने के पहले। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शंस क्या कह रहा है, द पेशेंट्स शुड बी ऑन बैलेंस डाइट्स at least for 2 to 3 days periods to the test। क्या कहता है, द पेशेंट शुड बी ऑन बैलेंस डाइट at least for 2 to 3 days periods to the test। टेस्ट के 2 से 3 दिन पहले पेशेंट्स को हमें ये इंस्ट्रक्शंस ये देना है कि 2 से 3 दिन पहले, कलेक्शंस के 2 से 3 दिन पहले आपको बैलेंस यानी कि डाइट को क्या करना है, हमें मेंटेन करके रखना है। जो भी खाना है उसको बराबर तरीके से हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस डाइट्स करना है। क्या करके रखना है, 2 से 3 दिन पहले ही हमें क्या करना है, टेस्ट के पहले ही 2 से 3 दिन पहले बैलेंस डाइट्स को मेंटेन करके रखना है। बन जाएगा। दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है वो कह रहा है, द डे बिफोर सैंपल्स कलेक्शन, कहता है द डे बिफोर सैंपल कलेक्शन द शुड नॉट ड्रिंक इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, विशेषकर अल्कोहलिक ड्रिंक एंड ईट टोबैको। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कहता है, द डे बिफोर सैंपल्स कलेक्शंस, सैंपल कलेक्शंस करने के एक दिन पहले या उस दिन, द शुड नॉट ड्रिंक इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, हमें पेशेंट्स को यह बताना है कि किसी भी प्रकार की इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का सेवन नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है। जैसे कुछ विशेषकर कैसे कह रहा है कि अल्कोहलिक ड्रिंक या ईट टोबैको, कुछ ऐसे विशेषकर अल्कोहलिक से ड्रिंक या फिर ईट टोबैको ने तंबाकू वगैरह का सेवन नहीं करना है। बन जाएगा। दो इंस्ट्रक्शंस हमारे हो गए हैं। पहला कहता है कि टेस्ट पीरियड्स के 2 से 3 दिन पहले से ही उसको डाइट मेंटेन करके रखना है। दूसरा कहता है कि सिंपल कलेक्शंस करने के बिफोर 1 डेज या डेज कहता है कि किसी भी प्रकार के इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का ड्रिंकिंग नहीं करना है। जैसे विशेषकर कह रहा है कि हमारा अल्कोहलिक ड्रिंक या ईट टोबैको। ठीक है, तीसरा देखते हैं जो इंस्ट्रक्शंस है क्या कह रहा है कि पेशेंट्स should report to the laboratory after fasting for 12 to 16 hours। Patients should not drink tea, coffee, or any other drink except 1 glass full water। तीसरा इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है, पेशेंट शुड रिपोर्ट टू द लेबोरेटरी आफ्टर फास्टिंग
फॉर 12 to 16 आवर्स। पेशेंट्स को 12 to 16 आवर्स फास्टिंग के बाद लेबोरेटरी में उसे क्या करना है, रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग करने का मतलब यह है कि हमें क्या करना है, 12 से 16 घंटे के बाद वहां पर के जाकर के हमें बताना है कि हमने 12 से 16 घंटे की फास्टिंग किया है। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि पेशेंट्स शुड नॉट ड्रिंक टी, कॉफी या एनी अदर ड्रिंक। पेशेंट्स को किसी भी प्रकार की कॉफी या टी का ड्रिंकिंग नहीं करना है, या अदर ड्रिंकिंग किसी प्रकार की कॉफी टी वगैरह का ड्रिंक नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है, एक्सेप्ट 1 ग्लास फुल वाटर। सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना है कि 1 ग्लास वाटर यानी कि पानी पी सकता है। ठीक है। तीसरा इंस्ट्रक्शन हुआ, फिर से एक बार बोल देता हूं। पहला इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि पीरियड टू द टेस्ट के 2 से 3 दिन पहले से ही उसको डाइट मेंटेन करके रखना है। दूसरा कह रहा है कि टेस्ट द डे बिफोर सैंपल्स कलेक्शंस, यानी कि ब्लड सैंपल्स कलेक्शंस करने के पहले पेशेंट्स किसी भी प्रकार की इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का सेवन ना करें। विशेषकर जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस है वो अल्कोहलिक ड्रिंक और एक टोबैको है। ठीक है। इस प्रकार किसी प्रकार का सेवन ना करें। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि 12 से 16 घंटे फास्टिंग के बाद पेशेंट्स लेबोरेटरी में जाकर के रिपोर्टिंग कराए। ठीक है। और इसके बाद और क्या कहता है कि पेशेंट्स किसी प्रकार की टी कॉफी का सेवन ना करे या अदर ड्रिंक का सेवन ना करे, सिर्फ और सिर्फ उसको 1 गिलास पानी वो पी सकता है। ठीक है। तो ये हमारे 3 इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हुए। अपन चौथा देखते हैं। फोर्थ नंबर के इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। कह रहा है फोर्थ नंबर में, इट इज नेसेसरी it is necessary to find out if the patients is under any specific medication। फोर्थ नंबर का इंस्ट्रक्शन से कहता है कि इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट इफ द पेशेंट इज अंडर एनी स्पेसिफिक मेडिकेशन। फोर्थ नंबर का इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि हमें पेशेंट्स के बारे में कुछ ऐसी चीजों के इन्वेस्टिगेशन करना है। जैसे कह रहा है कि ये कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन का तो सेवन नहीं कर रहा है लंबे समय से, कोई ऐसी दवाइयां तो नहीं ले रहा है जो स्पेसिफिक मेडिसिन हो। ठीक है। तो इसके बारे में फोर्थ नंबर ये कह रहा है कि हमें पेशेंट्स के फाइंड आउट क्या करना है कि कोई ऐसी विशेष प्रकार की मेडिसिन का सेवन तो नहीं कर रहा है, उसके अधीन तो नहीं है। ठीक है। तो फोर्थ नंबर का हमारा इंस्ट्रक्शन ये हुआ कि पेशेंट्स किसी भी प्रकार की मेडिसिन का अधीन तो नहीं है। बन जाएगा। फिफ्थ नंबर का देखते हैं अपन। फिफ्थ नंबर का क्या कहता है इंस्ट्रक्शन। हाँ, फिफ्थ नंबर कहता है द पेशेंट शुड नॉट the patient should not undergo undergo vigorous exercise sorry exercise
prior to the test। फिफ्थ नंबर का हमारा इंस्ट्रक्शन क्या था? द पेशेंट शुड नॉट अंडरगो विगोरस एक्सरसाइज पीरियड टू द टेस्ट। फिफ्थ नंबर का हमारा इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि पेशेंट्स के इन्वेस्टिगेशंस करना है तो हमें पेशेंट्स को पहले से ही बता देना है कि कोई ऐसी कठोर व्यायाम नहीं करना है। कोई ऐसे जो भी योगा वगैरह है वो ज्यादा जो कठोर होती है और परिश्रम वाली होती है वो योगाएं नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया फिफ्थ नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल 8 पेशेंट्स प्रिपरेशन है, फिफ्थ हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा है सिक्स नंबर का देखते हैं। कह रहा है पेशेंट शुड हैव बेसिक इंफॉर्मेशन about venipuncture। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रक्शन है 6 नंबर का है, कह रहा है कि पेशेंट शुड हैव बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेनिपंक्चर। जो हमारा 6 नंबर का है इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि यदि हमें पेशेंट्स का वेनिपंक्चर करना है, यदि हमें पेशेंट्स का वेन को पंक्चर करके ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करना है, तो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के पहले ही हमें पेशेंट्स को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे वेन पंक्चर्स होते हैं उसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से ही उसको क्या करना है, बता देना है। क्योंकि जब हम वेन्स को पंक्चर्स करते हैं तो हमें पेशेंट्स के भी हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। यदि पेशेंट्स अपने आप को कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसके वेन को पंक्चर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यदि पंक्चर्स कर भी दे रहे हैं तो हम प्रॉपरली आसानी से अपन ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर कलेक्ट भी करेंगे तो 1 ml कर पाएंगे। यदि पेशेंट्स को अपन पहले से ही नहीं बताएंगे तो हो सकता है हमें 2 ml की आवश्यकता है और हम 1 ml ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम टेस्ट भी नहीं लगा पाएंगे। यदि हम पेशेंट्स को पहले से अपन ये इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे तो हो सकता है जैसे हम प्रिक करें तो हो सकता है कि पेशेंट्स के वेन में प्रिक ना होकर के टिश्यू तक चला जाए। हो सकता है जो हमारी वेन से उसकी इनर लेयर्स जो वाल है वो हो सकता है वाल हमारी पंक्चर हो सके। और यदि हमारी वेन्स की जो इंटरनल्स जो लेयर है जो बोन्स की साइड है, यदि वो पंक्चर्स होती है तो सारा का सारा हमारा ब्लड वेन से निकल करके टिश्यू में स्टोर होना चालू हो जाएगा और ऐसी कंडीशंस में हो सकता है हेमाटोमा का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन वेनी पंक्चर्स के बारे में हम पेशेंट्स को पहले से ही बता दें, जिससे वो अपने आप को क्या करके रखे, कोऑपरेट करके रखे, क्योंकि यह प्रोसेस पेनफुल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या 6 नंबर का इंस्ट्रक्शन। 7 देखते हैं, कह रहा फॉर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड कलेक्शन blood collections, it is necessary for the patient to report to the laboratory to the laboratory 15 minutes before the schedule blood collection time।
ब्लड कलेक्शन टाइम। हाँ, नेक्स्ट हमारा है 7th नंबर का इंस्ट्रक्शन। ये कह रहा है कि द पोस्ट प्रेंडियल ब्लड कलेक्शन, यदि हमें खाना खाने के बाद का ब्लड सैंपल्स कलेक्शन करना है तो कहता है इट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट्स टू रिपोर्ट टू द लेबोरेटरी 15 मिनट बिफोर द शेड्यूल्ड ब्लड कलेक्शन टाइम्स। यदि हमें खाना खाने के बाद का पेशेंट्स का ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करना है तो कह रहा है कि शेड्यूल्ड ब्लड कलेक्शन टाइम्स, शेड्यूल ब्लड कलेक्शन टाइम्स के 15 मिनट्स पहले पेशेंट्स हमारे लेबोरेटरी में रिपोर्टिंग कर दें। ठीक है, यही कह रहा है कि इट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट्स टू रिपोर्ट टू द लेबोरेटरी, खाना खाने के बाद 15 मिनट्स शेड्यूल्स ब्लड कलेक्शन टाइम्स के 15 मिनट्स पहले ही क्या करें कि पेशेंट्स रिपोर्टिंग करें, कहां पर, हमारे लेबोरेटरी में। ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर का है, एट नंबर का इंस्ट्रक्शन ये कहता है द पेशेंट्स मस्ट रेस्ट फॉर एटलीस्ट 15 minutes before the ब्लड कलेक्शन। हाँ, 8 नंबर का हमारा जो लास्ट पेशेंट्स प्रिपरेशन का इंस्ट्रक्शन है वो कह रहा है कि द पेशेंट्स मस्ट रेस्ट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन करने से पहले बिफोर पेशेंट्स को 15 मिनट रेस्ट कराना है। ठीक है, बन जाएगा। द पेशेंट्स का ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने से पहले पेशेंट्स को 15 मिनट रेस्ट कराने के लिए बोलना है कि आप 15 मिनट रेस्ट करिए, बैठिए, और इसके बाद हमारे पास आइए तो हम आपका ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर लेंगे। बन जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा क्या, पेशेंट्स प्रिपरेशंस, ब्लड सैंपल्स कलेक्शन करने से पहले पेशेंट्स को अपन प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है क्या, प्रिपरेशंस ऑफ स्पेसिमेंस कलेक्शंस मटेरियल्स। हमने तो सबसे पहले क्या किया, पेशेंट्स को क्या किया, हमने प्रिपेयर कर लिया। अब यदि पेशेंट्स प्रिपेयर होकर के हमारे लेबोरेटरी में आ रहा है तो दूसरा टॉपिक ये कह रहा है कि प्रिपरेशंस ऑफ कलेक्शंस मटेरियल, जो भी स्पेसिमेन कलेक्शंस मटेरियल होते हैं तो किन किन चीजों की हमारे लेबोरेटरी में स्पेसिमेन कलेक्शन मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हेडिंग है वो कह रहा है preparations of specimen collection मटेरियल। ठीक है, पेशेंट्स प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो सब टाइप्स है वो कह रहा है कि प्रिपरेशंस ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शंस मटेरियल, हमारे लेबोरेटरी में कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला कह रहा है डिस्पोजेबल सिरेंज एंड निडल। ठीक है, निडल्स का कह रहा है कि बोर साइज 19, 20, 21। ठीक है, या फिर कह रहा है कि वेकुटेनर, सिस्टम। सबसे पहला हमारा स्पेसिमेंस कलेक्शंस मटेरियल में आता है डिस्पोजेबल्स निडल एंड सिरेंज। डिस्पोजेबल निडल एंड सिरेंज में कह रहा है कि निडल का साइज क्या था, 19 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 21 का भी हो सकता है। ठीक है, या फिर अथवा में कह रहा है वेक्यूटेनर सिस्टम्स, निडल और सिरेंज को ना लेकर के वेक्यूटेनर सिस्टम्स को
के थ्रू अपन ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। वैक्यूम सिस्टम्स होता क्या है, मैं किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि वैक्यूम सिस्टम्स होता क्या है, कैसे होता है, वैक्यूम होल्डर क्या है और वैक्यूम निडल्स क्या है। इस वैक्यूम होल्डर्स और निडल्स को क्या करते हैं, इसको ग्रिप्ट करते हैं अच्छे से, इसको निडल के साथ होल्डर में फिक्स कर देते हैं और उसी होल्डर्स में जो भी हमारे पास वायल्स होते हैं, एडीटी है, प्लेन वायल है, किसी भी प्रकार के जो हम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड वायल जो यूज करते हैं, उन्हीं वायलों में अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधे उसी वैक्यूम के थ्रू हम वायल से ब्लड सैंपल्स को फिल कर लेते हैं, बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन दूसरा जो है मटेरियल, कह रहा है कि डिस्पोजेबल लेंसेट। दूसरा जो मटेरियल डिस्पोजेबल लेंसेट, निडल और सिरेंज या वैक्यूटेनर्स, ये पहला हमारा है। दूसरा कहता है डिस्पोजेबल लेंसेट्स, यदि हमारे पास फ्यू अमाउंट्स ब्लड सैंपल्स की रिक्वायरमेंट है, वन ड्रॉप टू ड्रॉप ब्लड सैंपल्स लेना है, तो वन ड्रॉप टू ड्रॉप ब्लड सैंपल्स लेने के लिए हम किसी भी पेशेंट्स का वेन को पंक्चर तो नहीं करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम कैपिलरीज पंक्चर्स करेंगे। तो उस कैपिलरीज को पंक्चर्स करने के लिए अपन डिस्पोजेबल लेंसेट लेंगे और एक बार प्रिक करके उसको डिस्पोज कर देंगे, बन जाएगा। तीसरा देखते हैं, कहता है कि गॉज पैड, या एडजॉर्बेंट कॉटन। तीसरा हमारा स्पेसिमेन कलेक्शन मटेरियल गॉज पैड या एडजॉर्बेंट कॉटन, ठीक है। फोर्थ नंबर हम देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या कहता है कि टर्निकेट, टर्निकेट भी लेते हैं। टर्निकेट क्या होती है, जब मैं वेनस ब्लड कलेक्शंस के बारे में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि टर्निकेट का अपन यूज कैसे करते हैं, किस पार्ट्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। मोस्टली अपन आर्म में ही उसको अप्लाई करते हैं। जब हमें वेन्स का ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करना होता है तो सबसे पहले हम आर्म में क्या करते हैं, उसको टाइटली उसको ग्रिप्ड कर देते हैं, फंसा देते हैं और इसके बाद ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। मैं आगे बताऊंगा वेनस ब्लड कलेक्शंस में क्या होता है, कैपिलरी टर्निकेट, इसको भी दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है स्पेसिमेन जो मटेरियल है, फिफ्थ नंबर का देखते हैं। फिफ्थ नंबर कह रहा है कि 7